नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी एमटी पर। एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आप सबके लिए तैयार की गई है और इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी जीडी में जीएस के क्वेश्चन को टैकल किया जा सके। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और इस क्लास का लाभ उठाएं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं जियोग्राफी के कुछ पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह और उनको याद करने की सरल ट्रिक, और फिर ग्रह व उनके रंग, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। तो आइए आप सभी लोग क्लास में जुड़े रहें। तो सबसे पहले पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाकी सब बाह्य ग्रह हैं। इनको याद करने की ट्रिक है बुसु प्रेम। बु से बुध, सु से शुक्र, प्रे से पृथ्वी, माँ से मंगल। ये 4 ग्रह जो हैं ये पार्थिव ग्रह हैं। इनको इस ट्रिक के माध्यम से सरलता से याद किया जा सकता है। फिर अगली बात आती ग्रह व उनके रंग। कौन सा ग्रह किस रंग का है, आइए ये भी जानते हैं। तो जो पृथ्वी है हमारी वो नीली रंग की है और जो बृहस्पति है वो पीला रंग का है। फिर शुक्र की बात आती है। शुक्र थोड़ा चमकीला ग्रह है यानी गर्म ग्रह है। फिर अगला ग्रह है शनि। शनि का रंग काला है क्योंकि काले रंग से ही शनि को डिनोट किया जाता है। फिर अगला ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह का रंग लाल है। फिर अरुण। अरुण ग्रह जो है उस पर हरियाली है यानी कि वो हरा रंग का प्रतीत होता है। अरुण ग्रह का रंग हरा रंग। तो इसको याद करने की सरल ट्रिक है, हम हैं नीले यानी हम पृथ्वी, पति हैं पीले, पति यानी बृहस्पति, शुक्र बहन चमकीली हैं यानी शुक्र का जो रंग है वो चमकीला है। फिर शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। इस ट्रिक के माध्यम से सरलता से हम ग्रह व उनके रंगों को याद कर सकते हैं। फिर बात आती है पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की परतें। कितनी परतें हैं पृथ्वी की? पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इनको याद करने की सबसे सरल ट्रिक है कस्ट, मेंटल, को। कस्ट से क्रस्ट, मेंटल से मेंटल, को से कोर। तो जियोग्राफी की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता हो गई होंगी। इनको ध्यान में रखते हुए परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको यदि आप नहीं जानते हैं तो कहीं पर लिख लीजिए, यदि जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं जो कि एग्ज़ाम में हो सकता है आ जाएं। तो सबसे पहली करंट अफेयर है गंगा विलास क्रूज। भारत की सबसे बड़ी जल यात्रा ये है। भारत की सबसे बड़ी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज। ये 51 दिन में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये वाराणसी से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है वहाँ तक जाएगी। तो सबसे बड़ी यात्रा है गंगा विलास क्रूज। भारत की सबसे बड़ी जल यात्रा है जो 51 दिन के अंदर 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगली करंट अफेयर है बेस्ट गोल्डन पुरस्कार। किसी भारतीय मूवी ने सबसे पहली बार ये पुरस्कार जीता है, बेस्ट गोल्डन पुरस्कार, और वो फिल्म है RRR। RRR मूवी ने बेस्ट गोल्डन पुरस्कार जीता है। और ये किस संस्था ने पुरस्कार दिया है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर। इसमें
इस मूवी को ये पुरस्कार मिला है, इस मूवी के निर्देशक हैं एस राजमौली। RRR मूवी के निर्देशक जो हैं एस राजमौली हैं, और जिस गाने ने ये पुरस्कार जीता है उस गाने का नाम है नाटू नाटू। नाटू नाटू। और वहीं बात की जाए इस गाने को किसने कंपोज किया है, तो इस गाने को कंपोज करने वाली हैं एम कीरावानी। एम कीरावानी जी ने इस गाने को कंपोज किया है, यानी इस गाने को बनाया है। अगली करंट अफेयर है जाति आधारित जनगणना। भारत में वैसे आर्थिक आधार पर जनगणना होती है, लेकिन भारत का बिहार ऐसा पहला राज्य बना है। बिहार की सरकार जो नीतीश सरकार है, उसने जाति आधारित जनगणना करने के आदेश दिए हैं। हालांकि वहाँ की हिंदू सेना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। हिंदू सेना का कहना है कि जो जनगणना है, जनगणना केंद्र सूची का विषय है, तो इस पर केंद्र तथा संसद को ही कानून बनाने के अधिकार हैं। और बात भी सही कही जा रही है, यदि जाति आधारित जनगणना होने लगेगी तो भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है और 20 तारीख इसकी सुनवाई की डेट रखी है, जो कि आज है 20 तारीख। अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। अगली करंट अफेयर है इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन, जिसका नाम है इनकोवैक। ये भारत या दुनिया की सबसे पहली ऐसी वैक्सीन है जो नाक के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाई जाएगी, और इसका काम भी थोड़ा अन्य सभी कोविड वैक्सीनों से अलग है। बाकी जितनी भी कोविड वैक्सीन मसल्स में दी जाती थी, इंजेक्ट की जाती थी, वो फेफड़े के नीचे वाले हिस्से पर काम करती थी, और इस कोविड वैक्सीन का काम जो है वो फेफड़े के ऊपर वाले गला तथा नाक के हिस्सों को प्रतिरक्षा तंत्र का बढ़ावा देने के लिए की गई है। आइए बात करते हैं गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो जो गंगा है, गंगा कैसे बनी? गंगा बनने से पहले उसका नाम भागीरथी था। तो भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से निकलती है। यह उत्तराखंड में एक हर्षिल जगह पड़ती है, हरिशिला, जहाँ पर भागीरथ जी ने हजारों वर्ष तपस्या की थी जब वो गंगा को इस पृथ्वी पर लाए थे। तो वहाँ आज भी वो शिला पड़ी है जिस पर बैठकर भागीरथ जी ने तपस्या की थी। तो आइए आज बात करते हैं गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर यानी गंगोत्री हिमनद से निकलकर वहाँ पर एक जगह पड़ती है गोमुख, वहाँ से निकलकर तब आगे की ओर बढ़ती है। अलकनंदा बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर तब गंगा बनाती हैं। लेकिन गंगा बनने से पहले ये 5 प्रयागों से यानी पंच प्रयागों से होकर गंगा गुजरती है। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, आइए हम आगे बताते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा की दाहिनी सहायक नदियों में रामगंगा है। रामगंगा गंगा की दाहिनी सहायक नदी है। और फिर दूसरी सहायक नदी जो दाहिनी है वो गोमती है। फिर तीसरी घाघरा, चौथी गंडक, पांचवी कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी ये तीनों नेपाल से आकर दाहिने तरफ से गंगा में समाहित होती हैं। फिर अगली नदी जो है दाहिनी सहायक वो है महानंदा। महानंदा गंगा की दाहिनी सहायक नदी है। फिर आते हैं बाईं सहायक नदियों में से
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर किसी को कहा जाता है तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। लेकिन यमुना की भी सहायक नदियां हैं। नंबर 1 चंबल, जो कि इटावा से आकर यमुना में समाहित होती है। फिर अगली यमुना की सहायक नदी है बेतवा, जो हमीरपुर से आकर यमुना में समाहित होती है। फिर तीसरी जो सहायक नदी है यमुना की, उसका नाम है केन। केन जो कि बांदा से आकर यमुना में समाहित होती है। और यमुना बाईं सहायक नदी है गंगा की। अगर देखा जाए सबसे बड़ी अगर सहायक नदी गंगा की पूछी जाए तो यमुना है। फिर अगली बाईं सहायक नदी टोंस है, जो कि बाएं तरफ से गंगा में आकर समाहित होती है। फिर अगली उसके सहायक नदी जो बाईं है गंगा की, वो सोन है। ये सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां कही जाती हैं। इन सब को लेकर गंगा पूर्ण रूप से आगे की ओर बढ़ती है। जो यमुना है ये इलाहाबाद के प्रयाग में जाकर गंगा में समाहित होती है। गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहरों में से कानपुर, बनारस, पटना तथा हरिद्वार है। ये गंगा के किनारे शहर बसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को कहा जाता है हुगली नदी, जो जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। आइए पंच प्रयागों की बात करते हैं कि वो कौन कौन से 5 प्रयाग हैं जिनसे मिलने के बाद भागीरथी नदी लास्ट में गंगा नदी कहलाती है। तो सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं। अगला प्रयाग है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। फिर अगला प्रयाग है कर्ण प्रयाग। इसमें अलकनंदा प्लस पिंडर। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती हैं। इसके बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिलती है। मंदाकिनी मिलती है। फिर अब अंत में आते हैं जब पता चलता है कि गंगा कब बनती है। तो जो देव प्रयाग है, देव प्रयाग से भागीरथी नदी गंगा बनकर आगे की ओर बढ़ती है। इसमें अलकनंदा प्लस भागीरथी, जो कि बाद में गंगा बनती है। तो ये 5 प्रयाग के नाम हैं। कौन कौन से प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। और जब देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के साथ मिल जाती है तो वहाँ से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। सबसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा
आपस में मिलती हैं। फिर उसके अगला प्रयाग नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। फिर तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती है। फिर रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। फिर देव प्रयाग जो लास्ट प्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी को जोड़कर वो गंगा बनती है। तो आशा है कि आप सभी लोगों को गंगा नदी तंत्र समझ आया होगा। एसएससी जीडी के हिसाब से शॉर्ट जल्दी बताते हुए चल रहे हैं। आइए जीएसटी परिषद की बात करते हैं। इसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 279A में की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संवैधानिक रूप से सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि एक संघ के द्वारा बनाया हुआ संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता, जो इसका अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्षता करता है, वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये याद ही होने चाहिए, तो इनकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन यानी प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए जितने भी कानून हों वो समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी धर्म या जाति विशेष को कुछ अलग कानून प्राप्त हों। इस पर हमारे देश में चर्चा चल रही, हालांकि अभी इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। यूपीएससी में इस पर लिखने को भी आता है। फिर अगला अनुच्छेद है 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका का पृथक्करण कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई भी संबंध नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए हो सकता है कोई दोषी किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो तो राजनीतिक पार्टी न्यायपालिका पर दबाव बनाकर उसको क्षमा करवा दे या दोष मुक्त करवा दें। तो इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कोई समन्वय नहीं है। फिर अगला जो है अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका अनुसरण या पालन करके राज्य एक कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है। और इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को केटी शाह जी ने कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक का ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में जो कुछ भी दिया है वो सब राज्य अपने हिसाब से लागू कर सकता है।
लेकिन इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। राज्य ये लागू करे राज्य में या ना करे तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार बनाया जा सकता है। यदि कोई ऐसा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो कि मूल अधिकारों के लिए ही उपयुक्त है, जैसे कि अनुच्छेद 45 को देखते हुए शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 45 से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित होकर 2002 में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, बट इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे और क्यों होगी। फिर अनुच्छेद 125 अनुच्छेद जो संविधान का है वो न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताता है कि न्यायाधीशों को वेतन कितना और कैसे मिलेगा, वो सब 125 के अंतर्गत दिया हुआ है। अगला है अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत की संचित निधि पर निर्भर होता है। ये कई विभागों के लेखा जोखा को अपने पास रखता है। और अगला है अनुच्छेद 149, ये भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ही संबंधित है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या क्या शक्तियां हैं और उसको कौन कौन से दायित्व प्राप्त हैं, इस बारे में अनुच्छेद 149 में दिया गया है। अनुच्छेद 153 जो कि राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु राज्यपाल एक राज्य से अधिक भी हो सकता है, 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। जैसा कि सरोजिनी नायडू जी का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया के समान है, क्योंकि उसको बहुत सारे प्रिविलेज प्राप्त होते हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां क्या क्या प्राप्त हैं इस बारे में दिया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां क्या है, कि वो कैसे अपराधी को दोष मुक्त या क्षमा कर सकता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का उपयोग करके किसी दोषी अपराधी को क्षमादान दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत राज्यपाल भी होता है, तो उसको भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उसको अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। फिर अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाएगा, कैसे वो नियुक्त किया जाएगा। इन सभी विषय के बारे में अनुच्छेद 233 जो संविधान का है उसमें हमारे जिला न्यायाधीशों के नियुक्त के बारे में दिया हुआ है। आइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें IMF के बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 1945 को हुई। इसमें टोटल 190 देश हैं। 190 देशों में जो UN है, संयुक्त राष्ट्र, उसके 189 देश हैं, प्लस एक देश कोसोवो है, कोसोवो। और इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं, और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है।
वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, स्थायी व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा पूरे विश्व भर में गरीबी को कम किया जा सके, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें कुल 2400 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल 2400 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं और इसके प्रथम यानी फर्स्ट उप प्रबंध निदेशक उप प्रबंध निदेशक जो हैं वो गीता गोपीनाथ हैं। गीता गोपीनाथ इसके प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं। और बात करते हैं इसके मुख्य अर्थशास्त्री। मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं वो हैं पियरे ओलिवियर गॉरिंचास। पियरे ओलिवियर गॉरिंचास जो हैं वो इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। और अगर इसका बजट देखा जाए तो इसका बजट टोटल जो है 1.2 बिलियन $। IMF का बजट जो है 1.2 बिलियन $, यानी 1.2 बिलियन $, जो कि इसका पूरा बजट है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और वहीं बात की जाए अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा जो है वो इंग्लिश है। ये इसके मुख्य पॉइंट हैं जो आप लोग ध्यान में रखकर अगर नोट्स बनाएं तो इनको ध्यान में रखते हुए इसके हिसाब से नोट्स बनाएं। आइए साथ में ही वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। विश्व बैंक जिसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी, यानी IMF के टाइम पर ही इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य है जो विकासशील देश हैं उनको ऋण देकर उनको थोड़ा उन्नत किस्म के या उन्नत तरह से विकसित किया जा सके। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मलपास हैं। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी इसका भी मुख्यालय। जो इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं जो हैं वो इंटरमिट गिल हैं। विश्व बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं इकोनॉमिस्ट वो हैं इंटरमिट गिल। तो विश्व बैंक के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ें जो आप लोग ध्यान में रखें। आइए कुछ महत्वपूर्ण द्वीप समूहों के बारे में जानते हैं जिनका नाम परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप समूहों के नाम में परिवर्तन किया था 30 दिसंबर 2018 को। तो आइए जानते हैं। जो रॉस द्वीप समूह है उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है।
जो रॉस द्वीप समूह है, मोदी जी ने उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। फिर जो अगला द्वीप है जिसका नाम परिवर्तन हुआ है वो है नील द्वीप समूह। इसका नाम परिवर्तन होकर शहीद द्वीप हो गया है। शहीदों के नाम पर मोदी जी ने इस द्वीप का नामकरण किया है, शहीद द्वीप। फिर बात आती है तीसरे द्वीप समूह की, जो हैवलॉक द्वीप समूह है। इसका नाम परिवर्तन हुआ है, ये स्वराज द्वीप बन गया है, स्वराज द्वीप। इन 3 द्वीप समूहों के नाम में परिवर्तन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2018 को। 30 दिसंबर 2018 मोदी जी ने इनके नाम में परिवर्तन कर दिया है। आइए बात करते हैं समुद्री सीमा के बारे में कि भारत की समुद्री सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो जो प्रादेशिक जल सीमा है, जो प्रादेशिक जल सीमा है भारत की, उसकी सीमा की लंबाई है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील के बराबर, 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के लगभग होता है, 1 नॉटिकल मील। तो जो प्रादेशिक जल सीमा है भारत की वो 12 नॉटिकल मील है। यानी कि समुद्र की इतनी सीमा के अंदर भारत जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन कर सकता है। सब जो संसाधन है वो भारत के अधीन है 12 नॉटिकल मील तक अपनी समुद्री सीमा से। फिर वही बात आती है संलग्न क्षेत्र। जो संलग्न क्षेत्र है ये 12 से 24 नॉटिकल मील। ये 12 से 24 नॉटिकल मील है। इसमें भारत के पास अधिकार है अप्रवासी कानून, यानी कोई विदेश से जहाज़ वगैरह या शिप वगैरह या कोई मर्चेंट नेवी का जहाज़ आता है तो उससे टैक्स वगैरह लिया जा सकता है, सीमा शुल्क लिया जा सकता है। और इसी क्षेत्र में पर्यावरणीय सुरक्षा, इसका भी दायित्व तो भारत के पास है कि इतने नॉटिकल मील के अंदर भारत अपनी पर्यावरण की सुरक्षा कर सकता है। फिर अगली बात आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील तक ये सीमा है। इसकी चौड़ाई है 176 नॉटिकल मील। यानी कि भारत इतने जल सीमा के अंदर सागरीय जल शक्ति, जीवों का संरक्षण और अनुसंधान शक्ति और खनिज संपदा जो होती है, समुद्री खनिज संपदा और अनुसंधान शक्ति और जो समुद्री जीव हैं उनके संरक्षण के बारे में जो कुछ भी करना है 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील के मध्य भारत कर सकता है। आइए थोड़ा सार्क देशों के बारे में जान लेते हैं कि सार्क देश के कौन कौन से सदस्य देश हैं। नंबर 1 अपना प्यारा भारत, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 अपना पाकिस्तान, नंबर 4 श्रीलंका, और नंबर 5 नेपाल, नंबर 6
भूटान, नंबर 7 मालदीव, मालदीव, और नंबर 8 अफ़गानिस्तान। ये जो 8 देश हैं ये सार्क देश के सदस्य हैं, यानी सार्क देश जो कहे जाएंगे वो ये 8 कहे जाएंगे: भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफ़गानिस्तान। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सार्क देश कौन कौन से हैं, तो जो ये देश हैं इनमें से एक देश आपको उस ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा सार्क देश नहीं है, तो बाकी 3 तो ये ऑप्शन होंगे इसमें 8 में से, और एक कोई अगर इनसे बाहर है तो वही आंसर होगा। रेखा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कर्क रेखा अपने भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है, जो कि अपने भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य। तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 झारखंड के रांची में, पास से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, और नंबर 8 मिजोरम। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के जो 8 राज्य हैं वो क्रम से ये हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, गरम छज पत्रम। गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा, मा से मिजोरम। ये 8 राज्य इस ट्रिक की सहायता से क्रम से याद कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग थोड़ा तटीय रेखा जान लेते हैं कि भारत की तटीय रेखा जो है उसकी कुल कितनी लंबाई है, और कौन सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य है और कौन सबसे छोटी यानी कम तट रेखा वाला राज्य है। और कर्क रेखा जो है अपने यहाँ जो GMT है ग्रीनविच मीन टाइम, वो 5.5 घंटे आगे है GMT से। अपने यहाँ का जो समय कटिबंध है वो 5.5 घंटे GMT से आगे है, ध्यान रखना। क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु जगह है वहाँ पर सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात के गौरमोथा की अपेक्षा। वहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है।
तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा, तो कुल जो तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई है 1214 किलोमीटर। और अगर बात की जाए सबसे कम या सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, तो वो गोवा है। गोवा की तटरेखा की लंबाई है 151 किलोमीटर। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं तटीय सीमा रेखा से जुड़े हुए, जिनको आप ध्यान में रखें। और सबको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। PDF और जितने भी प्रश्न क्विज टाइप में पूछे जाएंगे वो सब टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं।